नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम आहार एवं पोषण विज्ञान के क्वेश्चंस देखेंगे जो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआईसी में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर हम किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और वहीं से हमको पता चलता है कि जो हमारे क्वेश्चन एग्ज़ाम्स का पैटर्न है क्वेश्चंस का वो कैसा है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हमें पता चलता है कि एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है। तो इसीलिए हमारे लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डैश के खाने से कब्ज नहीं होता है। ए ऑप्शन है, यानी कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा फूड है जिसको नहीं खाने से कॉन्स्टिपेशंस नहीं होता है। टीजीटी राजस्थान में क्वेश्चन पूछा गया है। ए ऑप्शन है जंक फूड, बी ऑप्शन है तले खाद्य पदार्थ, सी ऑप्शन है रेशा या रेफेज और डी ऑप्शन है परिष्कृत अनाज। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी राइट आंसर है। रेशा या रेफेज खाने से कॉन्स्टिपेशन या कब्ज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी राइट आंसर है। रेशा क्या है हमको पता है, ये कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेकेराइड्स रूप है और इसको अगर व्यक्ति अपने आहार में शामिल करता है तो उससे कब्ज नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, बाल आहार योजना या बाल विकास फंड। जो बाल आहार योजना है इसी को हम बाल विकास फंड भी कहते हैं, किस बैंक या संस्थाओं के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। बाल आहार योजना या बाल विकास फंड किस बैंक या संस्थाओं के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। ए ऑप्शन है जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट, बी ऑप्शन है डाकघर, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय बैंक, डी है इनमें से कोई नहीं। ये टीजीटी 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैं काफ़ी पुराने क्वेश्चंस को भी अपनी सीरीज में ला रही हूँ क्योंकि हमारा क्वेश्चन कहीं से भी एग्जाम्स में आता है तो हमारा क्वेश्चन ना छूटे, इसलिए काफ़ी पुराने क्वेश्चंस को भी मैं शामिल कर रही हूँ। ए ऑप्शन है जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अंतर्गत बाल आहार या बाल विकास फंड कार्य करते हैं। बी ऑप्शन है डाकघर, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय बैंक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए राइट आंसर है। जो बाल आहार योजना और बाल विकास फंड है ये किसके अंतर्गत कार्य करते हैं, ये जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अंतर्गत कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए राइट आंसर है। अब हम देख लेते हैं कि जो बाल विकास फंड है, बाल आहार योजना या बाल विकास फंड जो है, बाल आहार योजना या बाल विकास फंड योजना जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट संस्थाओं के अंतर्गत कार्य कर रही है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया योजना वर्ष 1964 में प्रारंभ हुई। जो यूनिट ट्रस्ट योजना है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया योजना है, ये कब शुरू हुई, ये 1964 में शुरू हुई। ठीक है, और बाल आहार योजना और बाल विकास फंड किसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। और जो भारतीय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया योजना है ये 1964 में ये योजना प्रारंभ हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ICMR 2020 के अनुसार 10 से 12 वर्ष की लड़की के लिए ऊर्जा की अनुमानित आहार मात्रा क्या है। ICMR के अकॉर्डिंग 2020 के अनुसार 10 से 12 वर्ष की जो लड़की है उसके लिए ऊर्जा यानी कि कैलोरी की अनुमानित मात्रा कितनी है 10 से 12 वर्ष की। ठीक है, ए ऑप्शन है 1900 किलो कैलोरी प्रतिदिन, बी ऑप्शन है 1660 किलो कैलोरी प्रतिदिन, सी ऑप्शन है बी ऑप्शन है 2060 किलो कैलोरी प्रतिदिन, सी ऑप्शन है 2010 किलो कैलोरी प्रतिदिन और डी ऑप्शन है 2230 किलो कैलोरी प्रतिदिन। यूजीसी नेट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, 19 में पूछा गया है तो हम 2020 का ICMR देख रहे हैं। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू 2010 के अकॉर्डिंग पूछा गया है, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन है उसमें चेंज कर दिया है, 20 के अकॉर्डिंग करते हैं क्योंकि आपको पढ़ना 20 का ही है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है वो है बी, 2060 किलो कैलोरी प्रतिदिन एक 10 से 12 वर्ष की लड़की को लेना चाहिए। ठीक है, ये जो 10 से 12 वर्ष की लड़की है उसको 2060 किलो कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा की लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, धात्री महिला की लौह तत्व की आहार्य प्रस्तावित मात्रा है। जो धात्री महिला कौन, जो फीडिंग कराती है, स्तनपान कराने वाली जो महिला है उसके लिए आहार्य प्रस्तावित मात्रा कितनी है। ए ऑप्शन है 35 mg प्रतिदिन, बी ऑप्शन है
40 mg प्रतिदिन, सी ऑप्शन है 17 mg प्रतिदिन और डी ऑप्शन है 20 mg प्रतिदिन। और ये क्वेश्चन उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है बी। 40 mg प्रतिदिन एक स्तनपान कराने वाली महिला को लोहे की मात्रा लेनी चाहिए। ठीक है, 40 mg प्रतिदिन लोहे की मात्रा एक स्तनपान कराने वाली महिला को लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 का बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, गर्भावस्था में महिलाओं द्वारा अपने आहार में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा न लेने से प्राय शिशु में कौन सा रोग हो जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गर्भावस्था के दौरान अगर महिला अपने आहार में आयोडीन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में नहीं ले रही है तो शिशु में कौन सा रोग होगा। ये क्वेश्चन जीआईसी प्रवक्ता 2015 में पूछा गया है। ए ऑप्शन है मिक्सिडीमा होगा, बी ऑप्शन है क्रिटिनिज्म होगा, सी ऑप्शन है घेंगा होगा, डी ऑप्शन है रिकेट्स होगा। तो अगर गर्भवती महिला अपने आहार में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा नहीं ले रही है तो शिशु में जो रोग देखने को मिलेगा वो क्रिटिनिज्म रोग देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का बी राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, गर्भावस्था में लौह तत्व की कमी से बढ़ जाता है, यानी कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है उस दौरान उसके शरीर में अगर लोहे की मात्रा कमी हो रही है, लोहे आयरन की कमी हो रही है तो उसमें क्या बढ़ जाएगा, क्या कौन से रोग देखने को मिलेंगे। ए ऑप्शन है पीलिया देखने को मिलेगा, बी ऑप्शन है मातृ मृत्यु दर देखने को मिलेगा, सी ऑप्शन है शिशु का जन्म भार कम होगा, डी ऑप्शन है बी और सी दोनों है। ये जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2015 में पूछा गया है। तो गर्भावस्था में अगर महिला में लोहे की कमी होगी तो दो चीज़ देखने को मिलेगा, एक तो मातृ मृत्यु दर देखने को मिलेगा और शिशु का जो जन्म भार होगा, जन्म के समय जो शिशु का भार होगा वो भी कम होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का डी राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी दोनों कंडीशन देखने को मिलती है, एक तो माँ की मृत्यु देखने को मिलती है लोहे की कमी से गर्भावस्था के दौरान, और सेकेंड शिशु का जो जन्म के समय जो भार होगा वो सामान्य बालक से कम होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका हमारा डी राइट आंसर हो जाता है, बी और सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, गर्भावस्था के दौरान कुल प्रोटीन बढ़ती है, यानी कि गर्भावस्था के दौरान एक महिला में प्रोटीन की जो मात्रा है वो कितनी बढ़ जाती है। ए ऑप्शन है 900 ग्राम, बी ऑप्शन है 400 ग्राम, सी ऑप्शन है प्लस 350 ग्राम और डी ऑप्शन है 600 ग्राम। यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो गर्भावस्था के दौरान एक महिला में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो प्लस 350 ग्राम से अधिक हो जाती है। ठीक है, उसको जो प्रोटीन की मांग चाहिए होती है प्लस 350 से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 7 का सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस अवस्था में अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किस अवस्था में अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ए ऑप्शन है बाल्यावस्था में, बी ऑप्शन है किशोरावस्था में, सी ऑप्शन है गर्भावस्था एवं धात्री अवस्था में और डी ऑप्शन है वृद्धावस्था में। ये क्वेश्चन पीजीटी 2013 में पूछा गया है। तो जो प्रोटीन की मात्रा अधिक चाहिए होती है वो कब चाहिए होती है, धात्री एवं गर्भावस्था में। जो महिला स्तनपान करा रही है और प्रेग्नेंट वुमेन जो है उनको क्या होता है, प्रोटीन की जो मात्रा होती है बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, जो माँ होती है वो अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है और जो गर्भवती हो रही होती है वो अपने में एक बच्चे को कैरी करती है, उसे 2 लोगों का पोषण लेना होता है। इसीलिए जो गर्भवती और धात्री महिला होती है इसमें सामान्य महिला से हर किसी चीज़ की जो रिक्वायरमेंट होगी वो बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, गर्भावस्था में जिंक की प्रतिदिन की अनुशासित मात्रा है। जो गर्भवती महिला होती है उसमें जिंक की प्रतिदिन कितनी मात्रा उसको लेना चाहिए। ए ऑप्शन है 24 mg, बी ऑप्शन है 32 mg, सी ऑप्शन है 14.5 mg, डी ऑप्शन है 14.2 mg। ये पीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन जो हम क्वेश्चन का आंसर देख रहे हैं ये RDA 2020 के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। ठीक है, RDA 2020 के अकॉर्डिंग ये मात्रा हम देख रहे हैं क्योंकि हमको पढ़ना RDA 2020 ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन भले ही 2009 में पूछा गया है लेकिन जो ये आंकड़े हैं ये कौन से हैं, 2020 RDA के अकॉर्डिंग है, क्योंकि अभी हमें जो किसी भी पोषक तत्व की मात्रा लेनी है वो 2020 RDA के अकॉर्डिंग ही लेनी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी राइट आंसर है। एक गर्भवती महिला जो होती है उसे जिंक की मात्रा कितनी लेनी चाहिए, 14.5 mg लेना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 9 का सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, गर्भावस्था में कम क्रियाशील स्त्री को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था में जो कम क्रियाशील महिला होती है, हमें पता है कि जो आरडीए है उसको तीन महिलाओं के लिए तीन स्तर पर बांटा गया है। एक तो मध्यम क्रियाशील, एक कम क्रियाशील, एक कम क्रियाशील, एक मध्यम क्रियाशील और एक उच्च क्रियाशील, और दूसरा प्रेग्नेंट और धात्री महिला के अकॉर्डिंग महिलाओं को 5 वर्गों में बांटा गया है। तो गर्भावस्था में जो कम क्रियाशील स्त्री होती है उसे कैलोरी की आवश्यकता होती है 1900 किलो कैलोरी है, ये 1900 किलो कैलोरी। सेकेंड है 2460 किलो कैलोरी, सी ऑप्शन है 2200 किलो कैलोरी और डी ऑप्शन है 2500 किलो कैलोरी। तो गर्भावस्था के दौरान एक महिला को जो कम क्रियाशील महिला होती है उसे कैलोरी की कितना आवश्यकता होती है, उसे 2460 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान जो कम क्रियाशील महिला होती है उसे कैलोरी की जो आवश्यकता होती है वो 2460 किलो कैलोरी होती है। पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो है बी। ठीक है, गर्भावस्था में जो कम क्रियाशील महिला होती है उसे कैलोरी की आवश्यकता 2460 किलो कैलोरी होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है। ए ऑप्शन है केक और चॉकलेट, बी ऑप्शन है नूडल्स व पिज्ज़ा, सी ऑप्शन है कोल्ड ड्रिंक एवं आइसक्रीम। ये क्वेश्चन पीजीटी 2015 में पूछा गया है। तो केक और चॉकलेट की कोई आवश्यकता नहीं है, नूडल एवं पिज्ज़ा भी उसके लिए आवश्यक नहीं होते क्योंकि ये हेल्दी फूड नहीं होते हैं। कोल्ड ड्रिंक एवं आइसक्रीम इनमें अल्कोहल होता है, ये चीज़ भी जो गर्भवती महिला होती है उसके लिए आवश्यक नहीं है। जो आवश्यक है वो क्या है, प्रोटीन युक्त भरपूर भोजन, जैसे दूध से बने भोज्य पदार्थ, अंडा, मांस, ये सारी चीज़ें गर्भवती स्त्री के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, एक धात्री स्त्री को कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। जो एक धात्री महिला होती है उसको अतिरिक्त जो कैलोरी की आवश्यकता होती है वो कितनी होती है। ए ऑप्शन है 10 मिलीग्राम, बी ऑप्शन है 16 मिलीग्राम, सी ऑप्शन है 20 मिलीग्राम और डी ऑप्शन है 15 मिलीग्राम। तो एक धात्री महिला को जो अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है वो कितनी होती है, 16 मिलीग्राम होती है। क्वेश्चन नंबर 12 का बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, गर्भावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है, ये गर्भावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है। क्यों, क्या होता है ऐसा कि जो प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है। ए ऑप्शन है गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए, बी ऑप्शन है गर्भवती को ऊर्जा की मांग की पूर्ति के लिए, सी ऑप्शन है रक्त निर्माण के लिए और डी ऑप्शन है अस्थि निर्माण के लिए। पीजीटी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो गर्भावस्था में प्रोटीन की जो मांग बढ़ जाती है वो क्यों बढ़ती है। ए ऑप्शन क्योंकि गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए। वैसे ये सारे क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो राइट हो सकते हैं, बट जो हमारा सटीक आंसर जा रहा है वो ए है, गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए जो प्रोटीन की मांग होती है वो बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 का ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, वृद्धावस्था में होने वाले सामान्य परेशानी जो आंत से संबंधित है, यानी कि जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनमें जो सामान्य परेशानी देखने को मिलती है वो कौन सा है। ए ऑप्शन है कब्ज, बी ऑप्शन है पोलियो, सी ऑप्शन है स्प्रू और डी ऑप्शन है कर्क रोग। क्वेश्चन नंबर 14 का ए राइट आंसर है। गर्भावस्था में जो वृद्धावस्था में जो वृद्ध लोग होते हैं उनमें कब्ज अधिक यानी कि कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, क्योंकि उस टाइम पे जो फिजिकल वर्क होता है वो काफ़ी कम होता है और जो खान पान भी होता है वो भी उस तरीके का नहीं होता है। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 14 है कि वृद्धावस्था में होने वाली जो सामान्य परेशानी होती है वो कब्ज की परेशानी होती है। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, किस उम्र में बीएमआर की दर कम हो जाती है। ठीक है, कौन सा उम्र है जिसमें बीएमआर की जो दर होती है वो कम हो जाती है। ए ऑप्शन है बचपन में, बी ऑप्शन है किशोर अवस्था में,
सी ऑप्शन है युवावस्था में और डी ऑप्शन है वृद्धावस्था में। तो जो बीएमआर की दर होती है वो किस में कम हो जाती है? वृद्धावस्था में होती है। बचपनावस्था में भी अधिक होती है, किशोरावस्था में भी अधिक होती है, युवावस्था में भी अधिक होती है, लेकिन जो कम हो जाती है किस में होती है? वृद्धावस्था में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी होगा, क्योंकि जो बीएमआर की दर होती है वो वृद्धावस्था में सबसे कम होती है। तो हमने आहार एंड न्यूट्रिशन साइंस के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो देख लिए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।